नमस्कार, मेरे सिटी निवासियों। मेरा नाम ईशांत अग्रवाल है। मैं टावर ई 1202 का फ्लैट ओनर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 30 जुलाई को सिटी में चुनाव है। चुनाव है तो बहुत हलचल भी है, एक्साइटमेंट भी है। रेजिडेंट्स को कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है कि कौन नई पार्टी आएगी, क्या नए विजन के साथ आएगी। तो इसी के बीच आज हमारे बीच में उमेंद्र सिंह राठौर जी हैं। सही भाई, नमस्कार। ये सिटी युवा शक्ति के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आज मौजूद हैं। इनसे कुछ सवाल और जवाब लेते हैं। ये सवालों की नमस्कार उमेश जी। नमस्कार। मेरे पास सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ ये जो सवाल हैं जनता के बीच के ही सवाल हैं। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए। तो उमेश जी, सवालों की बौछार शुरू करने से पहले जानते हैं कि आपका 1 साल का सफर कैसा रहा अध्यक्ष पद पर। देखिए, सफ़र संघर्षपूर्ण भी रहा, हर्षपूर्ण भी रहा। सारी चीज़ें रहीं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम लोग जब आए थे 17 जुलाई को लास्ट इलेक्शन गए थे और हमारी टीम चुन के आई थी। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश रही कि हम सोसाइटी में समय दें, जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उनको सुधारें। सबसे बड़ा काम ये था हमारा कि हम किसी तरीके से बिल्डर से हैंड ओवर ले पाएँ, जिसमें हम सक्सेसफुली अप्रैल से हमने कैम अपने अकाउंट में यानी ईओ के अकाउंट में देना शुरू कर दिया जी। वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बदली, क्योंकि अब हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास पैसा है, हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, रेजिडेंट की समस्याएं क्या हैं, किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, वो अब हम कर सकते हैं। तो वो जो 9 महीने का समय था वो थोड़ा संघर्षपूर्ण था। उसके बाद अब लग रहा है हर्षपूर्ण है। और मैं एज एन सोसाइटी एज एन होल की बात कर रहा हूँ। देखिए, चुनाव अभी भी हैं, हर साल होंगे। मैं अध्यक्ष आज हूँ, कल नहीं हूँगा। लेकिन आज जब पैसा हमारे पास है तो सोसाइटी में से जो लोग चुन के आएंगे, जो कार्यकारिणी आएगी, जो भी हमारे बीच के लोग आएंगे, उनसे मैं जैसे आप मुझसे अभी कह सकते हैं, मैं उनसे बाद में कह सकता हूँ जी। कि ये काम है, इस तरीके से होना चाहिए। तो हम सब लोग मिलके सोसाइटी चला लेंगे। जी, अच्छा है कि आप एक पॉलिटिक्स को छोड़कर एज अ कॉमन मैन की तरीके से आप इस सोसाइटी को ड्राइव करने के लिए सोच रहे हैं। तो पहला सवाल ये आता है जब आप कहते हैं कि ठीक है, आपने कुछ मूलभूत जो पुरानी समस्याएं थी उनको कुछ न कुछ जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करी। उसमें सबसे पहले बड़ा मुद्दा जो आता है जिसमें लोगों के कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है, सिक्योरिटी को लेकर। आज भी हमने ये देखा है, इस पुराने मेरे ख्याल से 1 साल में हमने 2 बार सिक्योरिटी चेंज करी है। और आज भी ऐसा लगता है टावर जो गार्ड्स होते हैं वो अनट्रेंड हैं। ठीक है, उनको आज ये नहीं पता कि लिफ्ट किस तरीके से ऑपरेट होती है, कोई इमरजेंसी आ जाए कैसे लिफ्ट को ओपन करना है, कैसे लिफ्ट को क्लोज करना है। ठीक है, और कई बार लोगों को ने ये भी नोटिस किया है कि गार्ड्स मोबाइल पर ज़्यादा एंगेज रहते हैं इंस्टेड ऑफ कि भाई मॉनिटरिंग और कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आप इस समस्या को कैसे जड़ से खत्म करेंगे और कैसे लोगों को भरोसा आए कि ये अब अगला कदम अगर आप आते हैं फिर से दोबारा चुनकर तो इस प्रॉब्लम का समाधान होगा। सवाल आपका वैलिड है ईशान जी, और सिक्योरिटी के लेके जो समस्याएं हैं वो हमारी नज़रों में भी हैं। हाँ, कुछ समस्याएं हैं जिनको ज़रूरत है तो तरीके से फिक्स करने के लिए। पहला आपका सवाल था कि सिक्योरिटी हमने 2 बार बदली पिछली। जी। तो वो बताना देना चाहता हूँ मैं आपको। इससे पहले जो सिक्योरिटी थी वो थी एसआईएस के साथ समस्या ये थी कि वो मैन पावर पूरी नहीं कर पा रहे थे। जो हमें रिक्वायर्ड मैन पावर थी, हमारा 17+17 का एग्रीमेंट था उनसे, यानी 34 गार्ड प्लस आपका सुपरवाइज़र की ज़रूरत थी 2 शिफ्ट में। वो पूरे नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हमारी पोस्ट खाली रह रही थी। हालांकि उनके गार्ड अच्छे थे, समस्याएं कम थी उस समय, लेकिन फिर भी अगर पोस्ट ही खाली है तो फिर चीज़ें ख़राब हो रही थी कहीं ना कहीं। मल्टीपल डिस्कशंस हुए बिल्डर के लेवल पे, उनके मैनेजमेंट्स, एसआईएस के मैनेजमेंट पे, बट वो सोल्यूशन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनकी प्रायोरिटी उस समय डिफरेंट थी। उनको 2-3 प्लांट यहाँ दादरी में मिल गए थे, तो यहाँ के गार्ड वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। वो चीज़ हमें समझ में आई तो हमने बिल्डर को रिक्वेस्ट किया कि आप एजेंसी को चेंज करिए, हम आपको एजेंसी फाइनलाइज करके देंगे। ये जब डिस्कशन चल ही रहा था तब तक अचानक से एक दिन हमारे पास सूचना आती है कि हमने स्विफ्ट एजेंसी को हायर कर लिया। जी। तो स्विफ्ट का जो हमने फीडबैक लिया वो हमें ठीक लगा। अच्छा, उस समय मेंटेनेंस हमारे पास था नहीं, तो अपोज एक लिमिट से ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे। सिक्योरिटी एजेंसी को हमने चेंज करने के लिए बात करा था, हमने बस इतना फिर उनसे कहा कि हम इन लोगों का इंटरव्यू लेंगे। इस पर वो एग्री थे। स्विफ्ट भी ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या था, एक तो बिल्डर ने अपॉइंट की थी,
अब यहाँ पे अर्बन होम्स में और सिटी अपार्टमेंट में, लग्जूरिया में, यहाँ पे इनके सैंपल फ्लैट्स हैं। उन सैंपल फ्लैट्स पे स्विफ्ट डिप्लॉयड है। स्विफ्ट से जो हमारा एग्रीमेंट था वो 22+22 गार्ड्स का था। उसमें समस्या क्या आ रही थी कि अगर मेरे यहाँ गार्ड कम हो रहे हैं लेकिन जो 5 या 6 गार्ड डिप्लॉयड हैं नियर बाय वो कम नहीं होते हैं, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मेरी सोसाइटी अगर कंप्रोमाइज़ हो रही है तो फिर कंप्रोमाइज़ वहाँ से शुरू होना चाहिए, बाद में सोसाइटी कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए। वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। कई बार हमने रिक्वेस्ट करी कि इस चीज़ को आप मत करिए इस तरीके से, आप सुपरवाइजर उनका अलग रखिए, हमारा अलग रखिए, अलग अलग मैनेजमेंट रखो, अलग अलग फ्रंट ऑफिसर रखो और आप मैनेज करो। वो नहीं सेटल हुआ। वो रीज़न था, मेन रीज़न था स्विफ्ट को चेंज करने का। और उस समय चोरियों की घटना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी स्विफ्ट के रिजीम में। जो टावर से टैप चोरी होना, ये सब चोरी होना, ये घटनाएं बहुत बढ़ गई थी और वो उसको किसी तरीके से ना वो कंट्रोल कर पाए थे, ना उनके पास कोई प्लान था। अब आते हैं इस एजेंसी पे जो अभी करंटली डिप्लॉयड है, स्मार्ट सिक्योर। जी। स्मार्ट सिक्योर के लिए हमने फीडबैक भी लिया था। हालांकि ये टॉप 5 एजेंसीज में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 फैक्टर थे, कॉस्ट प्लस जो हम मैन पावर ढूंढ रहे थे जिस तरीके वो। तो इसके लिए जो नियर बाय सोसाइटीज़ में, ये ग्रेटर नोएडा में 2-3 जगह जहाँ हमने इनका लिस्ट देखा कि नियर बाय कौन सी है, हम अचानक से गए। हमें ठीक ठाक लगी क्योंकि हमको रोका गया, पूछा गया कहाँ जाना है, और हमने जब गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते। तो हमें थोड़ा सा एजेंसी ठीक लगी थी, उस फीडबैक पे हमने इनको हायर कर लिया था। अब ये जो समस्याएं आ रही हैं वो भी इनकी समस्याएं ये हैं कि इनकी मैन पावर रुक नहीं पा रही है। पिछले 2 महीनों में 90 गार्ड जा चुके हैं, क्योंकि हम तो उनके अटेंडेंस भी देखते हैं। जबकि डिप्लॉयड मैन पावर जो है हमें रिक्वायरमेंट 50 की है, जिसमें अगर 90 लोग चेंज हो गए हैं तो वो एक समस्या ये है कि भाई जिसको आप सिखा रहे हो, बता रहे हो, ब्रीफ कर रहे हो, वो कुछ समझ पा रहे तब तक वो चला जा रहा है। जिसको हमने कंट्रोल करने के लिए इनको बोला है, हमने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है इनको कि अगर आप नहीं इन चीज़ों को फिक्स कर पाते हैं देन वी हैव टू टेक अ एक्शन। तो अब इन्होंने कार्रवाई शुरू करी है, जिससे आज ही मेरे पास सूचना आई है। सारे गार्ड्स को इन्होंने बताया है लिफ्ट कैसे खुलेगी, उसकी वीडियो भी शेयर की है। तो काम कर रहे हैं, देखते हैं, अगर नहीं सुधरेंगे तो हम जनरल मीटिंग में आकर डिसीजन ले लेंगे। तो आप अपनी तरफ से कभी कोई इंस्पेक्शन करते हैं इस तरीके से? लेट्स से कि किसी रैंडमली किसी टावर में विजिट कर लिया, आपने आज देखा वीडियो के अंदर कि कुछ गार्ड्स को ट्रेन किया गया है, तो आप एक रैंडम दौड़ा करें और एक वहाँ जाके चेक करें कि कितना वो लोग लर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम कंटिन्यूसली, हमारी टीम ऑलमोस्ट ग्राउंड पे ही रहती है जी। और हम लोग जाके गार्ड से क्वेश्चन भी करते हैं, ये भी पूछते हैं, यहाँ तक कि हम सोते हुए गार्ड भी हमको मिलते हैं, इनको हम ये समझाते हैं कि आपका काम यहाँ सोना नहीं है ना। चाहने कहने को तो हम उनकी ड्यूटी भी काट सकते हैं, बट हमारा पर्पज़ वो नहीं है कि आप उनकी ड्यूटी काटो और छोटे मोटे पैसे की सेविंग करो। वी आर मोर फोकस ऑन सर्विसेज, हमें सर्विस चाहिए। हम अचानक से दौरा करके उनसे ये भी पूछते हैं कि लिफ्ट अभी बंद हो जाएगी तो आप क्या करोगे, या ये सज्जन अंदर गए, आपने क्या पूछा इनसे, तो नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा, और वो फीडबैक इनके सुपरवाइजर और फ्रंट ऑफिसर को जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्शंस भी हुए हैं पीछे, क्योंकि हम उनको ये नहीं कहते हैं कि इसको हटा दो, रख लो, दाएं कर दो, बाएं कर दो। हम उनको ये बताते हैं इस गार्ड के साथ ये समस्या हमने देखी है, या तो आप इसको ग्रूम कर लो या कंट्रोल कर लो, या जो एक्शन लेना है वो आप लो। वी आर आउट ऑफ इट, बट समस्या है। उमेश जी, अगला सवाल जो आता है वो है करप्शन का। जनता के बीच में एक मैसेज गया है, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं 2 बार सिक्योरिटी चेंज करी है, ठीक है। सिंस सिक्योरिटी चेंज करना कहीं ना कहीं वो रहता है एक मैसेज कि कहीं ना कहीं अंडर द टेबल कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसके सिवा लोगों के बीच में आता है कि अभी लिफ्ट्स की एएमसी को लेकर भी आया था, ठीक है। सुनने में आया कि आप लोगों ने 26 से 27 लाख पे ओटिस के साथ रिन्यूअल किया है, राइट। लेकिन ये भी है कि आपको एक 20 लाख का ऑफर भी आया था, ठीक है। आपने 20 लाख का ऑफर एक्सेप्ट रिजेक्ट करा और आपने 26-27 लाख पर गए, ठीक है। और तो यहाँ पे भी एक सवाल है, ही है पेस्टिसाइड्स पे भी है कि आप लोग 5 लाख रुपए पेस्टिसाइड्स पे खर्च कर रहे हैं। ये भी आता है कि आप प्लांटेशन में भी कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब आप कैसे लोगों को प्रेजेंट करेंगे, कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि यहाँ पे आपका सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करा था? देखिए चंद जी, जो आपके सवाल हैं कि लोगों में ये मैसेज है, मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। ये एक तबका विशेष है जो इस तरीके की र्यूमर और भ्रांतियाँ फैला रहा है। ना उनके पास कोई आधार है, ना कोई सबूत है, ना मतलब उनके पास कोई भी ऐसा एक कारण नहीं है।
आप खुद सोचिए, चुनाव का समय है, अगर ऐसा कुछ होता तो सबूत लेके जनता के सामने वो लोग आते कि देखिए ये करप्ट है। ये तो पहली बात हुई। हालांकि मैं उसमें आरोप प्रत्यारोप में नहीं आता हूँ, जो आपने पूछा है मैं उसका बिंदुवार जवाब दे देता हूँ। पहला आपका था कि भाई सिक्योरिटी बदली गई तो उसमें कुछ अंडर टेबल होगा, मतलब जी ऐसा परसेप्शन। जी जी तो इसका मतलब हमने तो ठेका दे दिया सोसाइटी का। जी तो ये सोसाइटी में अब जो सिक्योरिटी आई है वो तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि हमने तो ठेका ले लिया है ना। जी भाई हम पैसा ले चुके हैं, ठेका दे चुके हैं, सही जी। हो गलत हो तुम ही रहने वाले हो। जी जी अगर ये नहीं सुधरते हैं 1 महीने में तो ये हटेंगे निश्चित है। ये हमारी विल पावर इसलिए स्ट्रांग रहती है बिकॉज हम नीट एंड क्लीन है, हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के लिए सोचते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है हम वही सोचते हैं। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे। अगर किसी को वाकई में आपत्ति है या कुछ उनको खटक रहा है, वो सीधा आके हमसे संवाद कर सकते हैं, उनको सारे जवाब दिए जाएंगे। हमसे कोई सीधा संवाद नहीं हुआ है इस बारे में। हाँ। ये घूम फिर के ही चीज़ें चलती रहती हैं, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई बेस है क्या, तो कोई बेस दे नहीं पाते हैं। दूसरा सवाल था आपको लिफ्ट के लेके, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लिफ्ट को लेके हमारी सोसाइटी के ही एक सज्जन हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का एक कोटेशन दिया था। अच्छा। हाँ। दूसरा कोटेशन एक बिल्डर्स की तरफ से था, जो ओटिस और बिल्डर का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका भी कोटेशन हमारे पास था। हमने ओटिस से भी कोटेशन मांगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लिफ्ट जो है थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें कोई भी चूक लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ओटिस ही OEM है। OEM जब हम कहते हैं तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर है जी वो हमेशा ट्रस्टवर्दी होता है। अगर आपने सोनी का टीवी खरीदा है तो शायद आप LG वाले से उसको ठीक नहीं करवाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये बेसिक है। बिल्कुल सेगमेंट वाइज एक्सपर्ट हाँ। देखना पड़ता है। जो सज्जन जिन्होंने यहाँ से हमें कोटेशन दिया था वो भी बाद में दिया था, जी तो उनका कोटेशन बिल्कुल कम था, जी है ना। लेकिन एक वो ट्रस्ट जो है कि भाई हम बाहर से एक बंदा हायर करेंगे और वो आपकी मशीन की या इसकी लिफ्ट की देख रेख करेगा, जिस पे हमें थोड़ा एप्रीहेंशन था कि अगर इसमें चूक होती है तो जिम्मेदारी कहाँ जाएगी। आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिख दो। जी दूसरा आते हैं ओटिस के बारे में। हमने जो ओटिस से कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो बिल्डर का पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट था उससे कम में किया है। दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको देखना है वो देख लिया। हालांकि उसने 10% बढ़ा के हमको कोड दिया था, बट निगोशिएट करके हम उसको लेके आए। इवन बिल्डर के साथ जो उसका एग्रीमेंट था वो ईयरली पेमेंट ले रहा था। हमने पेमेंट टर्म को भी रिवाइज करके हमने 6 मंथ में किया है कि अगर आप सर्विस नहीं देंगे तो हम पेमेंट रोकेंगे फिर आपका। जी तीसरा आपका सवाल था पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स। अब ये लोगों ने कहाँ देखा है, क्या देखा है मुझे नहीं पता। 5 लाख की यूरिया, मेरे भी सुनने में आया था कि 5 लाख की यूरिया डाल दी है। पहली बात, हमने एक बजट पेश किया था AGM, जिसकी कॉपी सबके पास है। उसमें अगर आप बजट देखेंगे तो मैन पावर का बजट अलग है, जहाँ पे हमने 3 माली रखे हुए हैं। दूसरा, हमने बजट प्लांटेशन, खाद, पानी, जो भी चीज़ें आनी हैं, उसके टूल्स आने हैं, उन सब का एक बजट रखा हुआ है, जो मेरे ख्याल 2.25 लाख के आसपास ऐसा बजट है। हम उसी से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। खाद के नाम पे हमने अभी जो बाहर पौधे लग रहे हैं उसमें 2 ट्रॉली खाद आई है बस। उसके अलावा कोई यूरिया नहीं आई है, कोई कुछ नहीं आया है। तीसरा काम हमने ये किया है, इस खाद को भी हम ना मंगवाएं बाहर से। तो जो हमारा STP ऑपरेशनल है उनसे हमारा डिस्कशन फाइनल हो चुका है, वही हमें खाद बना के देंगे, जो आई थिंक हमारे प्लांट के लिए सफिशिएंट होगी। और अगर मंगानी भी पड़ी तो बहुत कम क्वांटिटी में मंगानी पड़ेगी, तो वो भी हमारा डिस्कशन हो गया। उनका प्लांट हमने चालू करवा दिया, वही खाद बना के हमको देंगे। अब ये र्यूमर कि भाई 5 लाख की खाद डाल दी, तो किसी के पास कुछ तो होगा, कोई बिल, कोई वेंडर, कहाँ से मंगाया, किससे मंगाया। जी तो मेरे हिसाब से तो ये सारे आधारहीन बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। जी। तो आप अगर कहते हैं कि आप पेस्टिसाइड्स को लेकर है या फिर आपने सिक्योरिटी को लेकर, लिफ्ट्स को लेकर है, मतलब आपके पास भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गई, आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर होगा, तो क्यों ना आप ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर काम कर रहे हो तो पब्लिकली कर भी दीजिए उस पर। देखिए, नॉर्मली क्या है कि जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट या फिर ऑडिट रिपोर्ट ही जो होती है, ये ईयरली एक प्रोसेस है। हमने इस साल भी AGM में अपनी ऑडिट रिपोर्ट रखी थी। हम तो एक स्टेप और आगे थे, क्योंकि जनरल प्रोसेस क्या कहता है या बायलॉज ये कहता है कि जो भी आप ऑडिट करवा रहे हैं वो रिपोर्ट आपको रखनी है मेंटेनेंस ऑफिस में फॉर अ वीक और सो, और लोगों को बता देना है कि मेंटेनेंस ऑफिस में रखी हुई है, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है। जी
हमने तो सबको ईमेल कर दी कि आप घर में बैठ के देखिए, जो ओनर्स यहाँ नहीं रहते हैं सिटी अपार्टमेंट में, उनको भी पता लगना चाहिए, वो भी मेंटेनेंस पे कर रहे हैं कि उनका पैसा किस किस एवज में गया है, जी। कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, तो उनको भी सुविधा हो। हमने ईमेल कर दिया, हमने ओपन रखा 7 दिन के लिए कि जिसका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो उनको भेजे, उसके बाद फिर हम रिपोर्ट क्लोज करेंगे। सो ऑन ईमेल्स। तो हम तो और एक स्टेप आ गए हैं ट्रांसपेरेंसी में हम। और इस साल भी जब आएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, फिर से ऑडिट होगा, फिर से सीए अपॉइंट होगा, और जिन लोगों को लगता है कि कुछ धांधलेबाजी हुई है या ऐसा हुआ है, वो अपने सीए का नाम प्रस्तावित कर दें, मुझसे ऑडिट करवा लेते हैं जी। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं। जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आता है, जो शायद मैं जब 2018 से मैं यहाँ पे आ चुका था, तब से ही मैं उस मुद्दे को आज तक देख रहा हूँ, वो है अर्बन गेट क्लोजर। उसको लेकर सोसाइटी में एक बार बहुत हंगामे हुए थे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो बिल्डर का कंट्रोल रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को आज ये मिलती है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ अर्बन गेट से, क्योंकि पहला आवाजाही बहुत थी गाड़ियों की। ठीक है, अब ये है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो वेरीफाइड गाड़ियाँ वो सारी की सारी बाहर AWC के बाहर से मंदिर के पास से होती हुई अर्बन में एंट्री करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कभी केसेस या दुर्घटना, जब कोई घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी अर्बन गेट का नाम आ जाता है, क्योंकि जो जहाँ पे डाउटफुल केसेस होते हैं तो वो डेफिनेटली अर्बन गेट को यूज करते हैं। आपने शायद पिछली बार जब आए थे तो अर्बन गेट को लेकर आपने लिखा भी था अपने प्रस्ताव में नहीं, आपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में, जिसमें कि भाई इसको जहाँ तक हम क्लोज करेंगे, बिल्डर से बात करेंगे। ये जो हमने संकल्प पत्र में पिछली बार लिखा था वो हमारे दीर्घकालिक मुद्दों में था, क्योंकि अर्बन वाले मुद्दे को अगर समझना है तो अगर हम थ्रेट की बात करें, बिल्कुल है। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो सोसाइटी का आपस में अगर खुला हुआ रास्ता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फ्रिंज एलिमेंट हर जगह होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनसे बचाव करना, ये सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपने अर्बन से कोई एंट्री लेके सिटी में घुस जाता है, फिर बेसमेंट में चला जाता है, तो बहुत जहाँ जहाँ पोस्ट नहीं है, मतलब कहने को तो हम ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या कर रही थी, बट जो जो पोस्ट है सिक्योरिटी, उसी की तो जिम्मेदारी सिक्योरिटी को दी जा सकती है। जी। मेरे फ्लैट पे अगर कोई घटना हो जाए और सिक्योरिटी नीचे बैठी हुई है तो मैं सवाल तो खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे भी समझना पड़ेगा मेरे फ्लैट की जिम्मेदारी मेरी है। जी। अर्बन गेट को लेके सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले ये पास नहीं था GTA में, जो लेटेस्ट RTI डाली गई थी शर्मा जी द्वारा, सत्यप्रकाश शर्मा जी द्वारा, उसमें ये पता लगा कि ये गेट GTA से पास है। अब बिल्डर का उसमें अपर हैंड है, और बिल्डर भी क्लियर है कि जब तक वो फ्लैट बेच नहीं लेगा तब तक वो इस पर किसी की मदद नहीं करेगा। इसका एक ही तरीका है कि हमें जाना पड़ेगा लीगल। हम लीगल जाने को भी तैयार हैं, बट समस्या वहाँ अभी तक तो हमारे साथ समस्या फंड की थी सबसे बड़ी, कि लीगल फाइट ऐसे नहीं होती। फिर अपॉइंटमेंट्स भी होंगे उसमें, बिकॉज वी ऑल नो, जो हम 9-10 लोगों की कार्यकारिणी चुन के आएगी, वी आर नॉट फुल टाइम कि हमें और कोई काम नहीं है, हम बस ईओ में ही हैं और इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है। जी। रोजी रोटी का हमारा साधन अलग है, और समाज सेवा का ये एक तरीका है, जो इसलिए हम लोग स्वेच्छा से आए हैं। तो ये लड़ाई लंबी है और लंबी चलेगी। उससे पहले हमारा हैंडओवर है, अभी जैसे बिल्डर से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, पॉइंट्स अटके हुए हैं। अगर आप लड़ाई कर लेंगे तो फिर लड़ाई है, और अगर आप बातचीत करना चाहते हैं टेबल पे बैठ के, ये मुद्दा हम 2 बार उठा चुके हैं बिल्डर के सामने। लेकिन अगर आप इसको प्रायोरिटी लिस्ट में कर देंगे कि भाई अगर ये सॉल्व नहीं होता तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ही विल ऑल्सो से थैंक यू, जाइए। वो अगली कार्यकारिणी का इंतजार करेगा, उसे पता है इलेक्शन हर साल होते हैं, बिल्डर नहीं रहने वाले हैं। तो आप कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, सोसाइटी का हित कहाँ है। काफ़ी सारे समय क्या होता है कि हमारे साथ भी ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमें 2 में से चूज़ करना पड़ता है, फिर हम ये देखते हैं भला किसमें ज़्यादा है। तो हमारे साथ अभी वही स्थिति है अर्बन गेट को लेके। बिल्डर से ये एक एग्रीमेंट बना था कि हम ये गोल चक्कर से सामने वाला गेट नंबर 4 चालू करवाएं। वो एक एग्रीमेंट बना था, प्रिंसिपली वो ओके हैं, लेकिन वो शुरू में ये कह रहे हैं कि उनका बैचिंग प्लान चलता है वहाँ पे। तो उनका कहना ये था कि एक रोड हम खोलेंगे, हमारा कहना है 2 रोड दोनों चाहिए हमको, जिससे समस्या ना हो। तो वो अगर ओपन हो जाता है, जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, अभी खैर चुनाव की वजह से हमने सारे डिस्कशन बंद कर दिए हैं, बिकॉज ना हम इस कमिटमेंट देने की पोजीशन में है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। चुनाव के बाद हम बिल्कुल इस मुद्दे को दोबारा से उठाएंगे, जिससे एक अल्टरनेट मिले कि अर्बन की गाड़ियाँ वहीं रोके और अर्बन की वजह से हम
एक एग्रीमेंट बना के जी कि भाई आप उनको गाइड करिए कि वो वहीं गोल चक्कर से आगे निकल जाए, लग्जरी जाना है तो उधर से रास्ता जी। यूज़ करें, जी इससे थोड़ा सी और राहत मिलेगी। जी तो ये सारी चर्चाएं हैं। दूसरा हमने अर्बन की से ये भी बात करी थी कि आपके स्टिकर पुराने हो गए, काफ़ी लोग अनआइडेंटिफाइड भी हैं, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने हैं, बिकॉज हम तो सिक्योरिटी में बात भी करते हैं, देखते भी, हर इंसिडेंट में इन्वॉल्व भी रहते हैं। उन्होंने भी एग्री कर लिया है कि वो स्टिकर बदलना है सारे। अच्छा तो उनके सारे नए स्टिकर आएंगे, जिसकी कॉपी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, बट हम उनके नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन वो बंद करेंगे उसी दिन हम भी बंद कर देंगे पुराने स्टिकर सेंटर। अच्छा ये सारी चीज़ें चल रही है। उमेश जी, अगला सवाल जो आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज को लेकर, डीजी इश्यूज को भी लेकर कह सकते हैं। अभी रिसेंटली भाई गर्मियाँ आती है, हमेशा की तरह हर जगह का हाल है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई और प्रदेश हो, मेजर पावर कट्स होते ही हैं। ठीक है, अभी भी रिसेंटली कल मेरे ख्याल से बहुत मेजर पावर कट था, मेरे ख्याल से 12 से 14 घंटे के लिए लाइट गायब थी। जी। ठीक है, अभी कुछ समय पहले की मुझे अच्छे तरीके से याद है कि रात में भी कहीं पूरे दिन में ही इनफैक्ट मेजर फॉल्ट था, और रात के टाइम पे भी 2 बजे तक मेरे ख्याल से डीजी चला था, उसके बाद वो बंद हो गया था अचानक। अब तेल खत्म हो गया था या उसके अंदर उसका हीटअप हो गया था, जो भी कुछ कॉज होगा, राइट। लोगों का कहना है कि भाई हम मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, राइट, सर्विसेज ऑफ कोर्स ए देख रही है, राइट, मेंटेनेंस कम रेट है नहीं, ये आप भी जानते हैं, राइट। तो अब मतलब ये एक डिससेटिस्फेक्शन लेवल है कि इतना हाई मेंटेनेंस पे करने के बाद भी अगर आधी रात में अगर इस तरीके की चीज़ें रहती हैं कि भाई डाउन हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम से फिर से ऐसे अकरेंस ना रहे। ये देखिए, अभी जैसा आप हमने लास्ट एजीएम में भी बताया था, उससे पहले जनरल मीटिंग में भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बिल्डर के पास है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आपका जो देख रेख है वो सारा बिल्डर ही कर रहा है। डीजी को लेके बिल्कुल समस्या है, और जिसको हमने रेस भी किया है बिल्डर के साथ, और हमारा एग्रीमेंट भी हो गया था। ये अभी नहीं, ये 3 महीने पहले ही हमारा एग्रीमेंट हो गया था कि वो नया डीजी परचेस करके देंगे, ओवरलोड की कंडीशन है। जो आप उस रात की विशेष घटना बता रहे हैं कि उस रात को जो हुआ था 2 बजे, क्योंकि कंटिन्यूस डीजी चल रहा था काफ़ी देर से, उस समय भी लाइट नहीं थी जी। उस समय की समस्या ये थी कि एनजीटी का एक आदेश आया था बीच में कि जहाँ पे आप 100% डीजल पे नहीं चला सकते, जिसके लिए जो डीजल के जनरेटर थे, जो डीजी बोलते हैं डीजल जनरेटर, उनको कन्वर्ट किया गया था पीएनजी में। तो हमारे यहाँ भी वो कन्वर्ट किया बिल्डर ने पीएनजी। अब जो मेक एंड मॉडल हैं उसके हिसाब से क्या है कि वो फुल कैपेसिटी में अगर चलेगा, जहाँ पे हम ओवरलोड की कंडीशन आती है, उस समय उसने ट्रिप मार दिया था, जहाँ पे उसने पीएनजी लेना बंद कर दिया था। अच्छा। और जिसकी वजह से वो कभी पीएनजी पे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था, क्योंकि लोड जैसे ही वेरी कर रहा था वो हिसाब से अपने आप को स्विच कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी रिले हीटअप हुई थी और वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। हमको लगा शायद डीजल खत्म है, बट वो प्रॉब्लम कुछ और थी। जिस प्रॉब्लम को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसको ठीक भी कर लिया है। कल जैसे 12 घंटे आप बता रहे हैं लाइट नहीं थी, कल ये समस्या नहीं आई थी। हाँ, कल नहीं है, कल ये समस्या नहीं आई थी। तो कारण वही है कि अच्छा, दूसरा हमने क्या किया है कि हमारा बिल्डर से एक एग्रीमेंट बन गया है कि डीजी अभी 2 और लगने हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 500 kV का हमारा डीजी अभी चल रहा है। जब ये 80% लोड पे गया था, हमने उसी समय वॉइस रेज कर दी। तो ये हमारा एग्रीमेंट भी है बिल्डर से कि 80% लोड पे जाते ही हम आपको बताएंगे, आपको नया प्रोक्योर करना पड़ेगा। उसका कहना ये था कि अगर मैं अभी भी प्रोक्योर कर देता हूँ, उसको रख दूंगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा तो मशीन है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब आपको ज़रूरत हो आप बता देना, मैं प्रोक्योर करके आपको दे दूँगा। वो हमने उसको रेज किया, उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है, पीओ की कॉपी हमारे पास आ गई है, वो हमने पब्लिकली शेयर भी कर दी है। टैट उसका सितंबर तक है, उससे पहले नया डीजी आ जाएगा 500 kV का। अच्छा, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अब आप जो कह रहे हैं जो नया डीजी आ जाएगा 500 kV का, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा खुद बिल्डर अपनी तरफ से दे रहा है, आईएफएमएस या सिंगिंग फंड से नहीं, ये यूटिलाइज? बिल्डर देगा, बिल्डर अपना सेपरेट दे रहा आईएफएमएस सिंगिंग फंड से कोई लेना देना नहीं इसका। है। अच्छा, अगर आईएफएमएस और सिंगिंग फंड की बात आई है तो एक ये भी कहीं आता है, क्योंकि आपको अब मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने हमारे हो चुके हैं, 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं हैंड ओवर लिए हुए, राइट। बिल्डर से मुझे नहीं लगता कि अभी आपको आईएफएमएस या सिंगिंग फंड पूरा मिला है, शायद 50% भी आपको लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये फाइट ठीक है, मतलब इनिशियली चैलेंजेस आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये फाइट आपको अब ये चीज़ें किस तरीके से मैनेज करने के लिए सोच रहे हैं अगर आप आगे आते हैं, क्योंकि आईएफएमएस का एक बहुत बड़ा तबका है जो अगर आपके पास आएगा तो सोसाइटी के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े शायद काम हैं जो हमारे हो सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग फंड को लेकर। ठीक है, और ये भी आजकल देखने को मिल रहा है कि आसपास मतलब सोसाइटीज़ को 5 या 6 साल हो चुके हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टावर्स में क्या कहते हैं
कहीं ना कहीं फेडेड होने लगे हैं, ठीक है, पपड़ियाँ आने लगी हैं, कहीं से टाइल्स बहुत सारे टूटे पड़े हुए हैं, तो दिखता है कि एक बहुत बड़ा रिनोवेशन चाहिए फिर से। बिल्कुल चाहिए। और आईएफएमएस और जहाँ तक सेंट्रल फंड की बात है, तो ये सारा पार्ट ऑफ हैंडओवर है। आईएफएमएस जो है, मैं बता दूं आपको, आईएफएमएस से हम 25 लाख रुपए बिल्डर से ले चुके हैं अब जी। तक। एक किस्त हम ले चुके हैं जो 25 लाख की है। एग्रीमेंट आईएफएमएस पे इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि दो प्रपोजिशन थे उसमें। पहला ये था कि बिल्डर के तरफ से जो प्रपोजल था कि भाई जो आईएफएमएस हमने लिया है, आईएफएमएस आपका इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस है बेसिकली। वो रिजर्व इसलिए रखते हैं अपने पास कि जो मेंटेनेंस नहीं देगा उसका हम यहाँ से काटेंगे, हम यहाँ से उसकी रिकवरी करेंगे। मेन पर्पस जो उसी तरीके से उसका। अब हमारे मेंटेनेंस के दो हिस्से हैं, एक है आदित्य वर्ल्ड सिटी का यानी टाउनशिप मेंटेनेंस और दूसरा है सिटी अपार्टमेंट का। जी। हमारा जब तक ये एग्रीमेंट नहीं बना था कि भाई हम AWC का कितना देंगे, क्योंकि उसने हमें 1/3 मांगा था हमसे, जितना मेंटेनेंस आज की डेट में चल रहा है 1/3 मेंटेनेंस आप AWC का देंगे, बाकी आप रखेंगे। उसको हम निगोशिएट करते करते 1/4 पे लेके आए। जो हमने जनरल मीटिंग जो करी थी हमने मार्च में, कंटिन्यूस हम अपडेट दे भी रहते हैं कि हमारी बिल्डर से मीटिंग है, हम कल ये प्रस्ताव रखेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे उसमें। वो एग्रीमेंट होने के बाद हमने कहा फिर हमारा आईएफएमएस पूरा दीजिए। उसने कहा नहीं, अभी 1/4 आपने एग्री किया है तो इतना मैं आपको रोकूंगा आईएफएमएस, बिकॉज जो आपका पोर्शन है वो आप ले जाओ, जो मेरा पोर्शन है वो मैं रोकूंगा। उस पर भी हमारा फिर फर्दर नेगोशिएशन हुआ। उसने ये कहा कि मुझे बाकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा मेंटेनेंस इंश्योर कर देते हैं कि AWC का मेंटेनेंस नहीं रुकेगा तो मैं ये आपको दे दूंगा। तो वहाँ पे उसकी तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि हम मीटर से कटवा लें। जो प्रस्ताव हम EGM में भी लेके आए थे, लेकिन वो गिर गया वहाँ पे प्रस्ताव। इसकी वजह से आईएफएमएस का फर्दर एग्रीमेंट रुका हुआ था हमारा। अब क्योंकि ये प्रस्ताव गिर गया है तो 1/4 की सहमति हमें उसको देनी पड़ेगी कि आप रोक लो, बाकी हमारा दे दो, तो वो सहमति बन जाएगी। अब दूसरी बात है आपकी सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड पे हमारे स्टैंड बहुत पहले दिन से क्लियर है कि हम नहीं छोड़ने वाले, एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे सिंकिंग फंड। उसमें ये था कि जो हमने स्नैग लिस्ट दी थी, तो हमने बहुत बड़ी स्नैग लिस्ट दी थी जो पब्लिक डोमेन में भी हमने दे दी थी। उस स्नैग लिस्ट में बिल्डर का कहना ये था कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें लिखी हुई हैं वो सिंकिंग फंड से होंगी, और मैं ये सारे काम करवा दूंगा लेकिन सिंकिंग फंड से होंगे, इसमें 70-80%। हमारा कहना ये था पहले आप इसमें से ये बताइए कौन सा सिंकिंग फंड से होगा, कौन सा आप करवाएंगे। बिकॉज जैसे एक एग्जांपल दूं, बास्केटबॉल कोर्ट पे गोल पोस्ट नहीं है, सिंकिंग फंड का कोई मतलब नहीं है, आपने आज तक नहीं दिया। सोफे की बात आई कि आप सोफे ठीक करवाइए, तो उसने कहा कि हमने तो 5 साल पहले आपको नए दिए थे, अब तो खराब होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके होंगी चीज़ें। तो हमने उसको बोला ठीक है, सिंकिंग फंड अभी भी हमको पूरा चाहिए, आप छोड़ दीजिए, आप मत करवाइए इसको। तो अभी तक हमने कुछ भी एग्रीमेंट नहीं दिया उसको कि सिंकिंग फंड से कुछ काम करवाना है। हालांकि वो जो स्नैक लिस्ट है उस पर हमारी एक मीटिंग फाइनल हो चुकी है, वो हमने अपना स्टैंड उनको क्लियर करके दे दिया है कि ये है। अब वो उनकी तरफ से पेंडिंग है और इलेक्शन के बाद अब उन चीज़ों पे बात आगे होगी, बट सिंकिंग फंड हम पूरा लेंगे। आप लेंगे कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आप इंश्योर कर सकते हैं जनता को कि ये अगर आप अगले कार्यकाल में चुनकर आते हैं तो अगले 6 महीने में 8 महीने के अंदर आप सिंकिंग फंड बिल्डर से लेंगे और सोसाइटी के जो काम है वो पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आश्वस्त हूँ इसमें, जी। क्योंकि जिस तरीके से ओवर द टेबल हमारा डिस्कशन चल रहा है, ना तो हम बहुत जल्दबाजी में हैं ना बिल्डर बहुत जल्दबाजी में है, एक अच्छी नोट पर डिस्कशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ सारी चीज़ें स्मूथ होंगी, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग बाय लॉजिक। इमोशन से नहीं खड़े हैं हम लॉजिक से खड़े हैं। भाई आप अपनी परेशानी बताइए, हम अपनी बताते हैं, आप हमारा सोल्यूशन दीजिए, हम आपका सोल्यूशन जी। और जो भी डिस्कशन हमारे चल रहे हैं हम बार बार उसको पब्लिक डोमेन में ही लेके आते हैं कि भाई यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पब्लिक डोमेन में लागने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं। बट हाँ, जो मेजोरिटी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है, जहाँ पे सोसाइटी के सारे लोगों का हित है या अहित है, तो उन चीज़ों को हम बिल्कुल पब्लिक डोमेन में लेके जाते हैं। तो हमारा MOU साइन होने वाला है उनसे, वो MOU साइन होते ही चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। जी। अगला सवाल है उमेन जी, डॉग्स को लेकर। ये डॉग्स को लेकर मुद्दे बहुत बनते हैं, ये आपको भी पता ही है ना। और ये हमें भी पता है कि भाई सोसाइटी है, सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स को लेकर, स्ट्रे डॉग्स अलाउड ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। कहीं भी सोसाइटीज़ कहीं भी चले जाएं तो स्ट्रे डॉग्स रहते ही नहीं है। हमारे संग में लिमिटेशन ये है कि हमारी बाउंड्रीज ओपन है, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्डर का कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। बट हम बात कर रहे हैं
इन जो डेली डे टू डे बेसिस पे जो कभी कभी इंसिडेंट्स होते हैं उनको हम किस हद तक कंट्रोल करते हैं? आपने अभी रिसेंटली पॉलिसीज बनाई, बट यू आर ऑल्सो लिमिटेड, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप बाउंडेड हैं बिकॉज ऑफ द जो नगर निगम की कुछ जो कंस्ट्रेंट्स हैं, आप उनके साथ बाउंड हैं, राइट? तो अब मतलब आप आगे आने वाले फिर से अगर चुनकर आते हैं तो कैसे इन चीज़ों को और कंट्रोल करेंगे? और ये भी देखने को मिला है कभी कभी लिफ्ट्स के अंदर जो होते हैं पेट डॉग्स भी जो हैं वो अटैक करते हैं, ठीक है? आप तो मतलब ये चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये चीज़ों को जहाँ तक मुझे लगता है कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो डॉग्स वाली समस्या है ये इसके दो पार्ट हैं, जैसा आपने भी कहा। एक स्ट्रे डॉग्स की समस्या है, एक है पेट्स की समस्या। पेट्स की समस्या फिर भी लिमिटेड कहूँगा मैं, बट स्ट्रे डॉग्स की समस्या थोड़ी बड़ी है क्योंकि उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। खिलाने वाले ज़्यादा हैं, ओन करने वाले कम हैं। हाँ, करेक्ट। समस्या यहाँ पे है। जो हमने पेट पॉलिसी बनाई थी उसमें हमने फ़ाइन का प्रावधान नहीं रखा था क्योंकि हम मेंटेनेंस नहीं ले रहे थे उस समय तक। तो अगर हम फ़ाइन रख भी देंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कैसे फ़ाइन लेंगे किसी से। मान लीजिए आपको मैंने किसी भी उस तरीके से पाया कि आप कहीं उस जगह फीड कर रहे थे जहाँ नहीं करना चाहिए, तो आप पे 500 रुपये फ़ाइन लगा दिया जी तो मैं घर पे जाके मांगूंगा, आप दोगे नहीं, जी झगड़ा हुआ, क्या जी फ़ायदा है उससे। जी। अभी हम मेंटेनेंस ले रहे हैं तो हम उसकी इन्वाइस में डाल सकते हैं। तो आने वाले समय में Correct. हम इलेक्शन के बाद पेट पॉलिसी को रिवाइज करेंगे, उसमें फ़ाइन का प्रावधान, पेनल्टी रखेंगे। उसमें पेनल्टी रखेंगे हम। अच्छा, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द पेट ओनर्स ऑल्सो, ठीक है। कि आप अगर ये नियम नहीं मानते हैं तो एक वार्निंग फिर फाइन। जी दूसरा चीज़ आते हैं स्ट्रे डॉग्स पे। स्ट्रे डॉग्स की समस्या जो है ना वो बड़ी कमाल की है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई नहीं चाहता है कि स्ट्रे डॉग्स को हमें भगाना है या हमें हटाना है या हम इनसे नफरत करते हैं। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हम इनसे नफरत करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें कन्फ्लिक्टिंग जोन कम करने हैं जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन मिनिमल हो, वो आमने सामने आए ही ना। हमने 2-3 कोशिशें करी इसमें। हमने जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जैसे फैजान जी ने हमारी बड़ी मदद करी, उनकी वाइफ हैं सुष्मिता जी, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी जी ड्राफ्टिंग में, लोगों को समझाने में, एजुकेट करने में। होता क्या है कि जब ये डिस्कशन शुरू होता है ना, 2 खेमे बन जाते हैं। एक कहता है यू आर डॉग लवर, इसके लिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। दूसरा कहता है यू आर डॉग हेटर्स, इसके लिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो वो डिस्कशन चला जाता है किसी और डायरेक्शन में। समस्या का समाधान ना होते होते वो आर्ग्यूमेंट में जाता है, आर्ग्यूमेंट से हीटेड आर्ग्यूमेंट में जाता है और दोनों लोग चुप हो जाते हैं कि जिसको जो करना है वो कर ले। तीसरी समस्या क्या है कि नियम इसको लेकर सख्त हैं। किसी भी सोसाइटी से आप अगर वहाँ पे डॉग्स हैं उनको निकाल नहीं सकते। आप उनको स्टेलाइज करवाइए, उनको वैक्सीनेट करवाइए, उनकी कॉलरिंग करिए। अब कॉलरिंग के लिए कैसे फैजान जी ने एक मुहिम शुरू करी थी कॉलरिंग की। वो रात को पहना के जाते हैं, सुबह एक सज्जन आते उतार देते हैं कि इनका दम घुट रहा है, तो आप आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो समस्याएं ये इस तरीके की। तीसरी समस्या जो आपने बताई, हमारी बाउंड्री पोरस है। कहीं से भी कोई घुस जाता है कुत्ता, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है अभी। लेकिन अगर कॉलरिंग हो जाएगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें हमारे साथ जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स जिनको हम लोग कहते हैं, आई वुड से कि वो एनिमल वेलफेयर वाले हैं, मतलब उनको लवर्स और हेटर्स में ना हम कहें तो, और सारे ही लोग एनिमल वेलफेयर वाले हैं। हम खुद पैसा देने को तैयार हैं, आप भी पैसा देने को तैयार है कि अगर इनको कोई समाधान मिल सकता है तो दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इनके लिए, कि इनको कैसे रोका जाए। दोनों गेट्स पे हम फीडिंग पॉइंट बनवा रहे हैं। सारी चीज़ें फंड हैं। करेक्ट। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो फिर हमारे हाथ बन जाते हैं। अब धीरे धीरे फंड आना शुरू हुआ है, तो जो हमारी बेसिक नीड है उसके बाद जो सरप्लस फंड है, बेसिक नीड का मतलब ये है हाउसकीपिंग चल रही है आपकी, उसको पैसा देना है, उसकी सैलरी निकलनी है, सिक्योरिटी है, उसकी सर्विसेज हैं, उसकी सैलरी निकलनी है, तो उनका पोर्शन हटाने के बाद जो सरप्लस है उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। गेट नंबर COD वाले पे और गेट नंबर इसे 8 आवर वाले गेट पे, मदर डेयरी के पास और इधर जो धर्मकाटा है उसके पास में जगह साफ करवा के हम फीडिंग पॉइंट्स बनवा रहे हैं। वहाँ पे पानी और उसकी व्यवस्था करवा देंगे जिससे कुत्ते वहीं रहें आसपास, जिसको भी खाना खिलाना है वहाँ जाके खिलाएं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि -1 -2 में कुत्ते जहाँ भी रहते हैं वहाँ फीडर्स हैं, उनके हर जगह फीडर्स हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ लोग लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, पुलिस भी आई है कई बार इस पर। उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कन्फ्लिक्टिंग जोन ना बनाए, बिकॉज आप वहाँ खिलाएंगे वहाँ बच्चे भी जाते हैं, फिर पार्किंग में आप खिला रहे हैं, पार्किंग में लोग जाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी, उनको बैठा के समझाया भी जाएगा कि फीडिंग पॉइंट्स अवेलेबल है, आप वहाँ फीड करवाइए। इसके लिए हम नगर निगम से भी बात कर रहे हैं
कि हमने फीडिंग पॉइंट्स भी दिए हैं और एक नया लॉ पास हुआ है जिसको हम ABC बोलते हैं, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी। तो उस ABC लॉ के तहत ही हम चलेंगे। उसमें कुछ जिम्मेदारियां AO की हैं, कुछ जिम्मेदारियां सोसाइटी की हैं, कुछ जिम्मेदारियां फीडर्स की हैं। हम उन जिम्मेदारियों को उसी तरीके से बांटेंगे। वो लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जो फीडर्स हैं दे कैन नॉट ओनली फीड, उनको ओन भी करना पड़ेगा चीज़ों को, कि वो कहाँ फीड कर रहे हैं, क्यों फीड कर रहे हैं। अगर कुछ नियम AO ने बनाए हैं तो या तो उनसे वो रिजॉल्व करवाएं या फिर उनको मानें। मतलब मोनोपोली किसी की नहीं चलेगी, ना हमारी ना उनकी। तो उसी तरीके से हम इस पर आगे बढ़ेंगे। हमने डॉग्स के, हमें किसी को नफरत नहीं है। एटलीस्ट मैं अपनी पर्सनली बोलूँ तो मुझे तो नहीं है। मेरे यहाँ 20 साल डॉग्स रहे हैं, हमने पाला है, सब कुछ देखा है। लेकिन जब हम उनको पालते हैं तो उनकी केयर भी करते हैं। वो अगर किसी को काटने जा रहा है तो हम ही आगे बढ़ के उसको रोक लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, जबकि ये स्ट्रे डॉग्स के केस में नहीं है। लेकिन जब आप फीड कराएं वो आपको पहचानता है, वो आपको ऑनर ही मानता है। तो आप उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कुछ हद तक समाधान मिलेगा। हाँ, बाउंड्री जिस दिन क्लियर हो जाएगी हमारी, वी वुड बी इन अ गुड शेप कि आने वाले बहुत लंबा समय है उसमें बहुत लंबा समय है। इसलिए हम इस लेजिस्लेशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी हमने 20 कुत्ते स्टेलाइज करवाए। थोड़ा नोजल का भी मेरे ख्याल से आप प्रपोजल लेके आ सकते हैं कि क्योंकि भाई ड्यूरिंग जैसे लिफ्ट्स यूज हो रही हैं तो डॉग्स जो है वो नोजल लगा के अगर आएंगे तो अटैकिंग खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी अगर आप देखें हमारी पिछली वाली पॉलिसी में वो है, लेकिन लागू नहीं हुआ। लेकिन वही है कि पेनल्टी नहीं है तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, पेनल्टी आएगी, पेनलाइज होगा तो बिल्कुल तो आप सीरियसली लेंगे। करेक्ट। युविन जी, एक और चीज़ है कि है ना, जब मानसून सीजन आता है तो हमेशा बेसमेंट में पानी देखने को मिलता है, हर जगह टपकते हुए दिखता है, ठीक है। और अभी इसमें से एक चीज़ और है कि मानसून सीजन है, एक तो पानी है ही है, तो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बहुत सालों पुराने अभी तक रखे हुए हैं, चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। डेट्स भी कुछ चीज़ों की एक्सपायरी हो गई है। आपने मेरे ख्याल से संकल्प पत्र के अंदर मेंशन भी किया था इन चीज़ों को लेकर, बट उसमें कभी किसी का कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। दोनों चीज़ों में, चाहे बेसमेंट के में थोड़ा सा जो अभी पानी भरा रहता है उस पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स पर। जो बेसमेंट में पानी वाली समस्या है वो स्पेसिफिकली इधर अगर हम HJKPN और A की बात करें, यहाँ पे समस्या थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे ये समस्या है जॉइंट एक्सपेंशन की, जो ऑलरेडी बिल्डर से हमारा एग्रीमेंट है कि वो जॉइंट एक्सपेंशन को ठीक करके देगा। समस्या कहाँ आती है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है स्पेशली पार्क्स का, वो ठीक नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिट्टी खत्म हो गई है, कंक्रीट बचा है वहाँ पे। बिल्डर ने भी कुछ गड़बड़ियाँ करी हैं, जहाँ पे उसने सीमेंट रोड़ा वो सब डंप कर दिया है वहाँ पे। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पानी रुकता है वहाँ पे पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा और वो बेसमेंट नहीं जाएगा और कोई नहीं जाएगा। ये आप इस वाले पार्क में अगर देखेंगे तो ये लोग कैचर बना रहे हैं अभी, तो ये उसी डिस्कशन का हिस्सा है जहाँ पे ये कैचर बना रहे हैं, जहाँ पे ये पिट्स बनाएंगे, सीधा पानी पिट्स में आएगा और पिट्स से वो बाहर निकाल देंगे उसको, यहाँ पे कलेक्शन नहीं होने देंगे। ओके, तो इससे काफ़ी हद तक समस्या सुधरेगी। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हमारी लाइंस जो है ना वो पुरानी हो गई हैं और अनमेंटेन्ड थी, चाहे वो सीवर की हो चाहे वो फायर की हो। अच्छा, हाँ, तो उसकी वजह से भी लीकेज होती है, सीपेज होती है वहाँ पर। फायर की लाइन को हमने मेजर पॉइंट्स हमने रिपेयर ऑलरेडी करवा दिए हैं। कुछ पॉइंट्स और आइडेंटिफाइड हुए हैं अभी जहाँ पे हमें रिपेयर करवानी है। सीवर के लिए ऑलमोस्ट रिपेयर्ड हैं वो जी, ऑलमोस्ट रिपेयर्ड हैं, क्योंकि जो PVC वगैरह पाइप जो चाहिए थे वो सारे हमने ला के अब इनको दे दिए हैं। दे आर नाउ इक्विप्ड कि भाई जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वहाँ इमीडिएटली फिक्स करते हैं जी। अब दूसरी आपने बात पूछी थी फायर वाली जो है हमारी AMC की बात चल रही है। सिलेंडर में प्रॉब्लम नहीं होती, उसका एक रूटीन हेल्थ चेकअप होता है। मतलब ये सिलेंडर अगर जाएंगे भी अभी एजेंसी के बाद तो वो उसका प्रेशर चेक करके इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन तो वो उसको बदल देंगे स्टिकर को ऑन गारंटी कि भैया चलेगा। प्रेशर अगर किसी को देखना है तो उसी में एक नोजल लगी होती है, ऊपर की साइड में मीटर लगता है। इफ़ इट इज़ ऑन ग्रीन, अगर वो हरा है तो समस्या नहीं है उसमें। जबकि हम अभी जो बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमें इस पर ट्रस्ट नहीं है। किसने क्या किया है पीछे, हमारा उस एजेंसी से कोई कांटेक्ट नहीं है जी। आप इसको रिप्लेस करिए पोर्टल को जी। बट वही है कि अभी COC की वजह से चीज़ें रुक गई हैं, क्योंकि अगेन पैसा, हम किसी से भी बात कर लें, अभी 3 महीने का पैसा आया है हमारे पास, जिसमें से भी 3 महीने में करीब 26 लाख का आउटस्टैंडिंग है, लोगों ने नहीं दिया। अच्छा, मेंटेनेंस नहीं दिया।
अगर सारे लोग मेंटेनेंस देने लगे चीज़ें अपने आप सुचारू रूप तो से आने महीने लगेंगी। का कलेक्शन करीब मतलब अगर आउट ऑफ 100% देखें तो 70 60 80 कितना हम लोग कर लेते हैं टोटल average? क्वार्टर का जो कलेक्शन है लगभग 80 लाख के आसपास है। नहीं तो मतलब कितना होना चाहिए जो आपका लेट से अगर 1 करोड़ है तो 1 मैं करोड़ कह रहा हूँ आपका एक क्वार्टर में 80 आप जितना आपको देना है, एक क्वार्टर में आप कभी भी दे दें, वी आर ओके। क्योंकि कुछ लोग पहले दे देते हैं, कुछ बीच में देते हैं, कुछ बाद में देते हैं, बट क्वार्टर खत्म होने तक दे दें। 86 उसमें लाख। से आपका 80% आ चुका है एक क्वार्टर में जितनी आपका आउटस्टैंडिंग रहता है नहीं 60 to 70%। 60 to 70 मतलब 30% अभी 35%। भी पेंडिंग है। तो हम उसी हिसाब से प्लान कर पाएंगे जब पैसा हाथ में होगा। बिकॉज अगर हम रिप्लेसमेंट शुरू करवाते हैं आज भी सिलेंडर्स का, और वो हमने ऑडिट करवा लिया है, बिकॉज हमारे पास एक ऑलरेडी डेडिकेटेड फायरमैन है कि कहीं कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे थ्रेट हो। तो वी आर नॉट इन थ्रेट फर्स्ट, और दूसरा फायरमैन अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ही रहा है, वो हमें बता भी रहा है जहाँ सिलेंडर बदलने की ज़रूरत थी वो बदलवा दिए गए हैं, जहाँ हाइड्रेंट में प्रॉब्लम थी वो बदलवा दी गई हैं। कुछ इक्विपमेंट्स में भी प्रॉब्लम है जो बिल्डर से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हॉर्स पाइप की दिक्कत है। जी। हॉर्स पाइप कम है क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चले जाते हैं, हालांकि हमें पता है वो सिंगिंग फंड पे जाएगा, पर जी। ओके डिस्कशन में है वो चीज़ें। जी जी एक आखिरी सवाल, बहुत समय लग रहा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछना जायज़ है। वो सवाल है कम्युनलिस्ट को लेकर। आपने अपनी टीम के अंदर एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, क्या आप अपने आप को एज अ सेक्युलर प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप अभी रिसेंटली आपने एक मंदिर का प्रस्ताव भी रखा है, ठीक है, तो या फिर एक जो अदर कम्युनिटी में एक न्यूजेंस क्रिएट होता है अगर आप कहीं मुस्लिम मंदिर बनाने जाते और अदर कम्युनिज्म के अंदर अगर आप एक अलग कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज जाता है कि भाई ठीक है हम ये कर रहे हैं तो आप मंदिर बना रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, हमने हर लोगों का ख्याल रखा है, तो मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? जितनी भी परिसर के अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो मेजोरिटी को देख के ध्यान में रखी जाती है हमेशा। मेजोरिटी क्या है आपकी, किसको ज़रूरत है। मेजोरिटी कुछ भी हो सकती है, वो धर्म हो सकता है, वो जेंडर हो सकता है ना, वो एक तबका हो सकता है। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो वो भी एक मेजोरिटी है कि मेजोरिटी और सीनियर सिटीजन अगर सत्संग भवन चाहते हैं तो उनको मिलना चाहिए। सही बात है। मेजोरिटी ऑफ हिंदू अगर मंदिर चाहते हैं तो उनको मिलना चाहिए। अब बात आते हैं कैंडिडेचर की, तो जो कैंडिडेट्स अभी आए हैं, देखिए ये सोसाइटी है हमारी, आपने एक फ्लैट खरीदा, एसोसिएशन का हिस्सा बने तो आप संगठन में आ गए। संगठन में आने के बाद जो बुनियादी चीज़ क्या है कि आप संगठन को कैसे देखते हैं, सोसाइटी के लिए आपने आज तक क्या किया है। पता ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्या आप दुख और सुख में सोसाइटी के साथ खड़े रहे हैं या लोगों के साथ खड़े रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा रहा है लोगों के साथ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, ना कि नाम, सरनेम, जात, धर्म, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से ना। जो मुस्लिम कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, इनफैक्ट या जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको एक बार अपने गिरेबान में झाँक के ये जरूर देखना चाहिए, क्या आप नवरात्रे पे उनसे चंदा नहीं लेते, क्या आप होली पे उनसे चंदा नहीं लेते, क्यों जाते हो आप मना कर दो कि नहीं चाहिए आपका चंदा भाई। क्या वो आपके साथ माता की चौकी में नहीं बैठते, क्या वो आपके साथ शोभा यात्रा में शामिल नहीं होते, कहाँ से फिर कम्युनिज्म की बात आ रही है। देखिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, मतलब बाहर जाके कि भाई राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वो एक अलग चीज़ है। सोसाइटी में उसकी कोई जगह नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप घर में राजनीति नहीं करते ना, कि तू छोटा बेटा है इसके लिए तू उधर बैठेगा ज़मीन पे, तू बड़ा बेटा है इसलिए इधर बैठ जा, या तू बेटी है तू अंदर जा, नहीं होती ना घर में राजनीति। घर में आप डिमार्केशन नहीं करते, ये आपका घर है। नहीं सही बात है, सोसाइटी परिसर आपका घर है, उसको घर की तरह देखिए, कौन क्या है, किसमें क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से उसको मौका दीजिए, आने दीजिए, या तो वो परफॉर्म करेगा नहीं तो किसी और को मौका मिलेगा। बिल्कुल मेरा मानना तो ये है कि कम्युनिज्म की कोई जगह नहीं है सोसाइटी में। वी ऑल आर हियर, हम सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा से करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। हर धर्म को इज्जत मिलेगी, हर तबके को इज्जत मिलेगी, हर वर्ग को इज्जत मिलेगी। जी नहीं सही है, क्योंकि सोसाइटी है, ऑब्वियसली बात है कि हम सब लोगों को एक समान तरीके से सोचना चाहिए, सबके साथ रहना है, चलना फिरना ऊपर नीचे, सही बात है बिल्कुल। तो उमन जी मेरी तरफ से धन्यवाद, आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।